हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्ट करेंगे इंड एस 103 यानी कि IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अहम चैप्टर है, फॉर्मिडेबल चैप्टर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। लेकिन चैप्टर अहम है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है इस मायने में कि एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन और इवन कुछ केस स्टडीज की भी चर्चा भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। चैप्टर की फॉर्मेडेबिलिटी का एहसास कुछ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमने अपने जो नोट्स हैं उसमें तकरीबन 24 सेक्शंस में इस चैप्टर को डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्शन 1 है, उसमें मैंने लिखा हुआ है गुडविल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज, यानी कि इस सेक्शन में हम जो चर्चा करेंगे सेक्शन 1 में गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड, हाउ वी हैव टू कंप्यूट गुडविल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज। लाइकवाइज सेक्शन 2 का ताल्लुक आप देख रहे हैं कॉमन कंट्रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कॉमन कंट्रोल, डीमर्जर, स्पिन ऑफ एंड सेल ऑफ डिवीजन, ये दूसरा सेक्शन है। इसी तरह तीसरा जो सेक्शन है उसमें भी कॉमन कंट्रोल के क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं, लेकिन साथ में मैंने लिखा है सेल्फ अटेम्प्ट, यानी कि बेसिकली ये आपको खुद करने होंगे, लेकिन फिर भी हम इनको कराएंगे। सेक्शन 4, 5 और 6 का जो ताल्लुक है वो बुक्स ऑफ एक्वायरी कंपनी से है। तो बुक्स ऑफ एक्वायरी कंपनी के बारे में एक्चुअली बहुत कम मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमने उसकी चर्चा भी करी है। तो सेक्शन 4, 5, 6 का ताल्लुक बुक्स ऑफ एक्वायरी एंड एक्वायरर दोनों से है, हालांकि हमने इसमें बुक्स ऑफ एक्वायरी की भी भरपूर चर्चा करी है। फिर सेक्शन 7 जो है नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन से डील करता है। सेक्शन 8 का ताल्लुक इंटर कंपनी होल्डिंग से है, ये टॉपिक भी कम कवर होता है। फिर रिवर्स एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है, यानी कि जो पहला टॉपिक है दूसरा टॉपिक है और उसके अलावा कॉमन कंट्रोल का जो टॉपिक है, और सेक्शन 9 रिवर्स एक्विजिशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट, अहम और सिग्निफिकेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो सेक्शन 10 से लेकर के इवन 24 तक, इसमें जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनका ताल्लुक एक्चुअली बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जैसे आइडेंटिफाइंग द एक्वायरिंग एंटरप्राइज, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, कंटिजेंट कंसिडरेशन से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंटिजेंट लायबिलिटी से पूछा जा सकता है। उसके अलावा हमने चर्चा करी है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की, हालांकि मॉड्यूल में तुम्हारे कम दिया हुआ है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में। इंडिम्निफिकेशन एसेट्स, पॉसिबल इंटेंजिबल एसेट, बार्गेन परचेज, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस में कुछ केस स्टडीज हमने कवर करी हुई हैं। और उसके अलावा डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन से रिलेटेड डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन और कंटिजेंट लायबिलिटी, ये जो 3 पार्ट है इनसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हमेशा होते हैं। उसके अलावा फिर आगे है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और फाइनली डिस्क्लोजर। इफेक्टिवली आप कह सकते हैं 23 टॉपिक्स हैं। 24 टॉपिक का ताल्लुक जो है वो बेसिकली डिस्क्लोजर से है। तो स्टार्ट करते हैं पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन, और जैसा कि हमारी कोशिश होती है पहले किसी भी चैप्टर की हम कॉन्सेप्चुअलिटी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं और इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा, ये मैंने अपने लिए पहले स्पेस थोड़ी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब जो है समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इंड एस 103 बेसिकली क्या है, इसमें हमें क्या करना होगा, और इसके कुछ ऐसे बारीक पॉइंट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं, और कई बार मैंने आप लोगों से ये कहा भी है पूरा चैप्टर करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमें उस वक्त ख्याल नहीं रहता, और बाद में जब हम प्रैक्टिकल एरिना में, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं और उस समय हमें लगता है कि ये हमने तब क्यों नहीं पढ़ा था, या अगर पढ़ा था तो हमने उतना ध्यान क्यों नहीं दिया था। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब मैं इस चैप्टर का स्टार्ट या आवाज कर रहा हूं। तो सबसे पहले इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा मैंने पहले करी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा में पहला पॉइंट मेरा क्या है, यहां ध्यान देने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और कोशिश करें कि अपने पेन और पेंसिल निकाल लें और इसको लिखने की कोशिश करें। तो मैं मालूम है कि मुझे कुछ चीज समझानी होती है तो मैं हमेशा एक लाइन स्ट्रेच करता हूं, और यहां पर भी मैंने एक लाइन स्ट्रेच करी, करेक्ट। तो सबसे पहले इस लाइन को स्ट्रेच करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि मान लेते हैं E1 नाम की कोई एंटिटी है।
E1 नाम की कोई एंटिटी है और दूसरी तरफ हम मान लेते हैं कि E2 नाम की कोई एंटिटी है, E2, करेक्ट। हम मान लेते हैं कि E1 लिमिटेड ने E2 लिमिटेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि E1 नाम की जो एंटिटी है उसने E2 एंटिटी के कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, कुछ डिवेंचर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं, तो इसका मतलब है हमने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मान लेते हैं कि जो E1 लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने E1 लिमिटेड में, हम मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो इन्वेस्टमेंट जो है 1 से लेकर के 19% के बीच में है। 1 से लेकर 19% के बीच का मतलब क्या है? मान लेते हैं E1 लिमिटेड ने E2 लिमिटेड के जितने भी शेयर कैपिटल है उसके 18% शेयर खरीदे हैं, या 17% शेयर खरीदे हैं, या 16% शेयर खरीदे हैं। तो E1 लिमिटेड ने E2 लिमिटेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है डेट इज इन बिटवीन 1 to 19%, करेक्ट, 1 से लेके 19% के बीच में है। तो पहले तो कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इस केस में जो E1 लिमिटेड नाम की कंपनी है इसको तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टर कंपनी, और बार बार ये बातें बताते हुए अच्छा नहीं लगता। मोस्टली तुम लोगों को ये बातें पता भी हैं और होनी भी चाहिए। E1 इन्वेस्टी कंपनी है, और बताने की मुझे फिर से जरूरत नहीं है कि E2 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी का मतलब जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आपको यह मालूम होनी चाहिए कि जब मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरी इन्वेस्टमेंट 1 से लेके 19% तक है, 1 से लेके 19% तक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम बोलेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने अब की बार करी हुई है ये हमारी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट। इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो कोई कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और उसके स्टेक्स का जो हिस्सा है वो 1 से 19% के बीच में है, तो ये माना जाता है कि ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। These are considered as normal investment। ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं कि इन्वेस्टर अब की बार जब अकाउंटिंग करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्ट करा हुआ है E2 लिमिटेड में, तो इन्वेस्टर जो अकाउंटिंग करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट की, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो करी जाएगी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये चीजें तुम्हें, ये बारीक चीजें, तुम इन चीजों को याद रखोगे अगर तुम अभी से ध्यान दोगे। कल जब तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह के लिए देने जाते हो तो इस तरह के कुछ सवाल तुमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस केस में जब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करेगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, वो किसके हिसाब से करेगा? कई बार आप लोग ये बिजनेस कॉम्बिनेशन इधर उधर से पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। बताओ जरा कौन सी स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा? इंड AS 109 के हिसाब से करेगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ऐसे केस में जो अकाउंटिंग करी जाएगी फॉर इन्वेस्टमेंट की वो इंड AS 109 के हिसाब से करी जाएगी। और दूसरी चीज, ये जो अकाउंटिंग करी जाएगी, ये जो इन्वेस्टर की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी, ओनली मैंने वर्ड क्यों लिखा अभी मैं ये भी बताता हूं। ओनली इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अकाउंटिंग करी जाएगी, और अकाउंटिंग इंड AS 109 के हिसाब से करी जाएगी। यानी कि इस केस में E1 नाम की जो एंटिटी है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम्हें पहले ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट के अलावा तुम्हें अगला पॉइंट इसमें क्या मालूम होना चाहिए? अगला पॉइंट समझने के लिए मैंने एक बार फिर से लाइन स्ट्रेच करी, यानी कि मुझे अब कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताना है। मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश भी कर रहा हूं कि आप जो है साथ साथ लिख लें तो आपको बहुत फायदा होगा। मैंने माना कि अब की बार जो है ये E3 नाम की कोई एंटरप्राइज है, E3 नाम की एंटरप्राइज है सॉरी, और मैंने माना कि ये E4 नाम की कोई एंटरप्राइज है। इज इट क्लियर टू यू? अब की बार मैंने ये माना कि जो E3 नाम की कंपनी है उसने E4 में जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो इन्वेस्टमेंट मोर देन 20% है, करेक्ट। 20% और मोर, मैं ऐसे लिख देता हूं, 20% और मोर है, 20% और मोर, बट लेस देन 50%, लेकिन 50% से कम है। जैसे कि मैंने 30% इन्वेस्टमेंट करी है, 40% इन्वेस्टमेंट करी है, 35% इन्वेस्टमेंट करी है।
तो E3 नाम की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है E4 में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इनके पास स्टेक्स हैं, जो हिस्से हैं, E4 नाम के जितने नाम की जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं, मान लेते हैं उनके शेयर में से 33% के शेयर्स हमारे पास है, तो मैं कहूंगा कि E3 नाम की कंपनी ने E4 नाम की कंपनी में 33% में इन्वेस्टमेंट करी है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है 20% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या खास बातें मालूम होनी चाहिए, ये अगला पॉइंट है। पहले तो मैं तुम्हें अब कई बार बता चुका हूं कि इस केस में E3 इन्वेस्टर है और इस केस में भी ये इन्वेस्टर मानी जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, E4 नाम की जो कंपनी है वो इन्वेस्टी कंपनी तो है, वो इन्वेस्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का। लेकिन अब की बार में E4 को ये बोलूंगा कि ये हमारी एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी है, यानी कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा की हो, नंबर एक, लेकिन 50% से कम हो, तो तब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो आपकी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। अब इस केस में अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या होगी ये आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। इस केस में जो इन्वेस्टर होगा, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्टर जो है दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। इन्वेस्टर विल प्रिपेयर two types of financial statement. Investor will prepare two types of financial statement. उसको दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। जब मैं दो तरह की कह रहा हूं तो बहुत से बच्चों को मेरे बिना बताए भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं रेफर कर रहा हूं। एक तो मैं बोलूंगा, जस्ट वेट, थोड़ा सा ना मैं जरा पोजिशनिंग अपनी ठीक कर लूं। हाँ, तो दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी। एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको तुम इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी बोलते हो, और उसके अलावा, हालांकि इसको इस केस में मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलूंगा, और उसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। तो अब की बार इन्वेस्टर जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा, नंबर एक, और नंबर दो, अब की बार वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 20% से ज्यादा की है लेकिन 50% से कम है। तो जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, अब की बार कौन सा इंड एस इसमें अप्लाई होगा? इंड AS 27 के हिसाब से इन्वेस्टर को अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पहले तो एक चीज ये आपको मालूम होनी चाहिए। और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, अगर मैं आपसे कहूं कौन से इंड एस के हिसाब से बनाई जाएंगी, तो कुछ बच्चे जल्दी से 110 बोल देंगे। 110 हमेशा नहीं होता, वो तब होता है जब पेरेंट और सब्सिडियरी का केस हो। यहां इन्वेस्टर और एसोसिएट का केस है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाएंगी वो इंड AS 28 के हिसाब से बनाई जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो ऐसी केस में जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो आपकी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी, नंबर वन। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जैसा कि आपने देखा, SFS और CFS। SFS 27 के हिसाब से बनेगी और जो CFS बनेगी वो 28 के हिसाब से बनेगी। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अब जो तीसरा पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस करा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ मायने में। अब तीसरे पॉइंट में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी? पहले पॉइंट में मैंने बताया इन्वेस्टमेंट 1 से 19% के बीच में, दूसरे में बताया 20 या 20% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है। अब तीसरी सिचुएशन में मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी, मान लेते हैं कि E5 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, E5 लिमिटेड नाम की कंपनी है। अब की बार इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा। मान लेते हैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा उसका नाम E6 है, और अब की बार हम ये मान लेते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है E5 ने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है E6 में, E5 ने इन्वेस्टमेंट करी तो है E6 में, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है मान लेते हैं कि मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। मैंने कोई अपर लिमिट नहीं लिखी, इसका मतलब मोर देन 50% है और मैक्सिमम जो हो सकती है वो 100% तक हो सकती है। तो E6 नाम की जो कंपनी है उसके 50% से ज्यादा के शेयर्स हमारे पास हैं।
अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस केस में जो E6 लिमिटेड नाम की कंपनी है, बिकॉज इसने इन्वेस्टमेंट करी है तो ये इन्वेस्टर तो मानी जाएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं इन्वेस्टर तो माना ही जाऊंगा ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी है किसी तरीके का। तो आई एम इन्वेस्टर विदाउट एनी डाउट, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एक तो मैं इन्वेस्टर हूं, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो ये कि अब की बार बिकॉज मेरे पास मोर देन 50% स्टेक्स हैं E6 के, तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि अब की बार E6 नाम की जो कंपनी है उसका कंट्रोल हमारे पास है। क्या है? उसका कंट्रोल हमारे पास आ गया। जब किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा के स्टेक्स आपके पास होंगे तो उस कंपनी को कंट्रोल करने की ताकत आपके पास है, नियंत्रण करने की ताकत आपके पास है। इनडायरेक्टली इसका मतलब है E6 नाम की जो कंपनी है एक तरीके से वो आपके इशारों पर काम करेगी, आपकी पॉलिसीज के तहत काम करेगी, आपके इंस्ट्रक्शन के तहत काम करेगी। कुल मिला के एक तरीके से ये आप ही की कंपनी मानी जाएगी। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि यह कंपनी की कोई अपना अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ओनली थिंग इज दैट ये कंपनी जो है आपके इशारों पर चलेगी। अब ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है, अब की बार मैं उसको पेरेंट कंपनी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पेरेंट कंपनी। इसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं। हालांकि कई लोग अभी भी इसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, हालांकि जो वर्ड होल्डिंग है ये हम एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज्यादा यूज करते थे। एनीवे, इसको पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। और E6 नाम की कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी तो है ही, क्योंकि इसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इट इज इन्वेस्टिंग कंपनी विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। लेकिन अब की बार ये कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि इसको हमारे इशारों पर चलना होगा। सब्सिडियरी कंपनी। एक तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत बच्चों को कई बार पता नहीं होती। अब दूसरी चीज ये मालूम होनी चाहिए, अब की बार जो इन्वेस्टर है उसको दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। एक तो जो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा पेरेंट, जो पेरेंट कंपनी है, एक तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाएंगी वो इंड AS 27 के हिसाब से बनाई जाएंगी, इंड AS 27। बाद में मैं तुम्हें हल्का सा थोड़ा सा ये भी बताऊंगा इंड AS 27 में किस तरीके से बनाई जाएंगी, लेकिन पहले हम मेन मुद्दे पर आते हैं। और पेरेंट कंपनी साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी मैंने मेरे मुंह से कैश फ्लो निकल गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। और जो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इसके बारे में तो बहुत बच्चों को मैंने देखा बहुत सारी कंफ्यूजन है। पेरेंट लिमिटेड ने इस कंपनी को एक तरीके से एक्वायर कर लिया। क्यों कर लिया एक्वायर? क्योंकि इस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास आ गया। हम बाद में देखेंगे ऐसी सिचुएशन में जब भी मैं किसी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर एक्वायर कर लूं तो मैं पेरेंट तो हुई, मुझे एक्वायरर भी कहा जाता है, क्योंकि अब यह कंपनी मोर और लेस एक तरीके से मेरी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का नियंत्रण मैंने एक्वायर कर लिया है। नंबर एक। नंबर टू, ऐसे केस में हमें दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब की बार जब पेरेंट बनाएगी तो यहां आपको एक चीज का ख्याल करना होगा। मैंने क्या लिखा? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, एक तो वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा, एक तो उस दिन आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और उसके अलावा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। जिस साल आपने एक्वायर करा उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा उस दिन तो आपको बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हर साल आपको यह बनाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट को बनानी तो पड़ेंगी, लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये मुझे इंड AS 103 के हिसाब से बनानी है, और ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस चैप्टर में बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस दिन हमने कंट्रोल हासिल करा उस दिन हमने जो अकाउंटिंग करनी है, बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस दिन जो बनानी है वो इंड AS 103 के हिसाब से बनाई जाती है।
जबकि हम ईयर एंड में या सब्सिक्वेंटली जब भी हम, यानी कि एक्वायर करने के बाद जब भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उस केस में फिर इंड एएस 110 का सहारा लिया जाता है। इंड एएस 110, तब हम इंड एएस 110 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये चीजें अब आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब जब बात चली पड़ी है, और मेरी आदत भी है कि एक बार चल पड़ती है बात, तो फिर जितनी भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज होती है तुम्हें बताने की, मैं सारी बता देता हूं। हालांकि यहां पर मैं बता तो रहा हूं, फिलहाल इसकी कोई उतनी जरूरत नहीं थी। पॉइंट नंबर 4 भी मैंने तुम्हें बताया। मान लेते हैं कि कोई एंटरप्राइज है E7 के नाम से, एक E7 नाम की एंटरप्राइज है, और मान लेते हैं एक E8 नाम की एंटरप्राइज है। करेक्ट? अब इन दोनों एंटरप्राइज ने मिलकर के क्या करा, कोई जॉइंट अरेंजमेंट करा। जॉइंट अरेंजमेंट, इसके बारे में तुम इंड एएस 111 में पढ़ोगे। जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है? जॉइंट अरेंजमेंट करा, जॉइंट अरेंजमेंट। करेक्ट? यानी कि दोनों ने मिलकर डिसाइड करा, लेटस भाई हम मिलकर के एक एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिसमें कि E7 ने कहा ठीक है, इससे रिलेटेड बनाने के लिए जो भी एसेसरीज चाहिए होगी वो हम सप्लाई करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग का काम आप करोगे। तो एक तरह का ये जॉइंट अरेंजमेंट है, या इसी को हम जॉइंट ऑपरेशन भी कह देते हैं। तो इन लोगों ने जॉइंटली कोई अरेंजमेंट करा या जॉइंट ऑपरेशन करा, बात एक ही है। तो ऐसी सिचुएशन में E7 और E8, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ये दोनों कंपनी क्या करेंगी, अपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। यानी कि इस जॉइंट अरेंजमेंट में इन दोनों कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करी जाएगी ना। उसकी अकाउंटिंग कहां करी जाएगी? ये दोनों कंपनी अपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगी, और जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी वो इंड एएस 111 के हिसाब से बनाई जाएंगी। ये पॉइंट्स तुम्हें मालूम होने चाहिए। इंड एएस 111 के हिसाब से बनाई जाएंगी, इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाती हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, और इस तरह की चीजें तुम्हें अधिकतर इधर उधर से कम मिलेंगी। इसलिए मैं तुम्हें कहता रहता हूं कि हर चीज को बहुत डीपली थोड़ा जाना ही पड़ता है। उसके अलावा अब तुमने मान लो कोर्स क्लियर कर भी लिया, मान लो तुमने कोर्स क्लियर कर भी लिया, करेक्ट? तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुम अपने नॉलेज से अपना एक मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो फिर वो कोर्स, वो डिग्री हासिल करना बेकार है। करेक्ट? तो एनीवे, तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब ये पॉइंट भी मैंने तुम्हें बता दिया। इस पॉइंट पे मैंने क्या बताया, मान लेते हैं E9 लिमिटेड नाम की कोई एंटरप्राइज है, E9, और मान लेते हैं E10 नाम की कोई एंटरप्राइज है। अब की बार इन दोनों एंटरप्राइज ने क्या करा, एक न्यू कंपनी बनाई या वेंचर स्टार्ट करा। इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, वैसे जॉइंट वेंचर के बारे में इससे पहले के लेवल पे भी आपने पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं, शायद फर्स्ट ईयर में होता था या फाउंडेशन लेवल पे होता था। जब भी होता था आपने कुछ इस तरह की चीज पढ़ी हुई। इन लोगों ने मिलकर के कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट करा। करेक्ट? अब ये जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट करा, मान लेते हैं कि जॉइंट वेंचर जो है कोई कंपनी है, इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के एक कंपनी खोल दी। ये कंपनी है, जाहिर है कि दोनों इसमें पैसा लगाएंगे। इस केस में ध्यान ये रखना कि ये दोनों कंपनी E9 और E10 एक तो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। दोनों कंपनी अपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, और जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी वो इंड एएस 27 के हिसाब से बनाई जाएंगी। नंबर 1, इस केस में भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस 28 के हिसाब से बनाई जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? इन दोनों पार्टीज को हम वेंचरर बोलेंगे, वेंचरर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये कुछ चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब जो चीजें मैंने आपको बताई उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप कुछ पॉइंट मेरे साथ लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि नोट्स। शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से बच्चे मेहनत करने से ना थोड़ा सा घबराते हैं, मैंने ये देखा। वो चाहते हैं एकदम से बस स्टार्ट हो, एकदम से कोई चीज समझ में थोड़ी आएगी। कोई चीज समझने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा, तो फिर कैसे वो चीज तुम्हारी समझ में आ सकती है? इस बात को मुझे बार बार कहना पड़े पहले तो वही अच्छा नहीं लगता। करेक्ट?
जो बातें मैंने लिखाई और बताई, थोड़ा सा उसके बारे में आप लिख ले। पहले तो मैंने कुछ नोट्स लिखे, इन नोट्स में लिखें इफ इन्वेस्टमेंट्स are more than 50%, are more than 50%, वैसे ये बात अभी कुछ लम्हा पहले मैंने बताई भी थी। इफ इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन 50%, ये तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा के स्टेक्स हमारे पास होते हैं तो वो कंपनी, उस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास आ जाता है और हमें पेरेंट कंपनी कहा जाता है। दूसरी कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन मैं लिखा क्या रहा हूं, if investments are more than 50%, in that case, जो मैं लिखाना चाह रहा था, इन्वेस्टर इज नोन एज, जैसा कि मैंने बताया था, पेरेंट या एक्वायरर इज नोन एज, तो इन्वेस्टर को हम या तो पेरेंट बोलेंगे, और इस चैप्टर में पेरेंट की बजाय हम ज्यादातर एक्वायरर वर्ड यूज करेंगे। एक्वायरर कंपनी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? दूसरा पॉइंट मैंने यह भी बताया था कि इन्वेस्टर कॉमा इट्स सब्सिडियरी, अगर कोई इन्वेस्टर है और उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, पहले तो आपको एक बात यह भी समझ में आनी चाहिए कि कोई कंपनी इन्वेस्टर की सब्सिडियरी कंपनी कब हो सकती है, जब इन्वेस्टर के उस कंपनी में स्टेक्स 50% से ज्यादा के हों। इन्वेस्टर इट्स सब्सिडियरी और एसोसिएट, और कोई कंपनी हमारी एसोसिएट कंपनी कब हो सकती है, जब हमारे स्टेक्स उस कंपनी में 20% से ज्यादा के हों लेकिन 50% से कम हो। और associates, investor, its subsidiary or joint associates or joint venturers are combinedly known as group। तब उनको हम मिला करके ग्रुप कहते हैं। मान लो एक पेरेंट है, उसने दूसरी पेरेंट है और उसकी सब्सिडियरी कंपनी, तो उनको मिला करके हम ग्रुप बोलेंगे, या कोई इन्वेस्टर है उसका कोई एसोसिएट है तो उनको मिला करके हम ग्रुप बोलेंगे, इज नोन एज ग्रुप। ये बात सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने कोई खास नई चीज नहीं बताई। अब मैंने जो बताई, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स in subsidiary, accounting for investments in subsidiary, associate, subsidiary, associate or joint venture accounting for investment in subsidiary, associate or joint venture shall be done। अगर मेरी कोई सब्सिडियरी कंपनी है या कोई एसोसिएट कंपनी है या मेरा कोई जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में मैं जो अकाउंटिंग करूंगा इन्वेस्टमेंट की, shall be done इन SFS, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं करूंगा एज पर इंड AS 27, और इंड AS 27 के हिसाब से करूंगा। ये बात भी आपकी समझ में आनी चाहिए। मैं पेरेंट हूं, मेरी कोई सब्सिडियरी है, मैं पेरेंट हूं, मेरा कोई एसोसिएट है, और या मैंने इन्वेस्टमेंट किसी जॉइंट वेंचर में करी हुई है एज ए इन्वेस्टर, तो उस केस में मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बनानी ही होगी। और जो मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, इंड AS 27 के हिसाब से मैं अकाउंटिंग करूंगा। अकाउंटिंग किस चीज की? जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब आपको एक बात छोटी सी यहां समझ में आनी चाहिए
कि जो इंड एस 27 है, हालांकि ये चीज तो जब हम इंड एस 27 करेंगे तब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे मैं बता दूं जब मैं इंड एस 27 की बात कर रहा हूं तो और बार बार ये कह रहा हूं कि हम अकाउंटिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैं अकाउंटिंग करूंगा और अकाउंटिंग जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है सब्सिडियरी में या एसोसिएट में उसकी करूंगा। तो इंड एस 27 क्या कहता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं चाहे सब्सिडियरी में, चाहे एसोसिएट में, चाहे जॉइंट वेंचर में, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे या तो एट कॉस्ट पर या फिर और एज पर इंड एस 109 के हिसाब से करेंगे। एज पर इंड एस 109 का क्या मतलब है? इंड एस 109 वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है जो कि तुम बाद में पढ़ोगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि इंड एस, वैसे ही ये इंड एस है तो बात ये फेयर वैल्यू की करेगा, तो इंड एस 109 ये कहता है कि तुम फेयर वैल्यू के हिसाब से करोगे। सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू किसी एक पर रिकॉर्ड करोगे। और एक और पॉइंट इंड एस, और एक और पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है, जब मैं एएस 27 में अकाउंटिंग कर रहा हूं अपनी इन्वेस्टमेंट की, मैंने किसी दूसरी कंपनी में, चाहे वो सब्सिडियरी है, चाहे एसोसिएट है, चाहे वो जॉइंट वेंचर है, उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो एक तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसको मैं कॉस्ट पर या इंड एस 109 के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता हूं। और दूसरा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे मेरे को कुछ डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका क्या करूंगा? तो एएस 27 इंड एस 27 ये कहता है, बल्कि इंड एस 109 ये कहता है कि जो भी डिविडेंड वगैरह हमें मिलेगा, एनी डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड मिलेगा, तो उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। एनी डिविडेंड, एनी डिविडेंड, एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट on such investments, on such investments, on such investments shall be, or should be rather, should be credited to statement of P&L। तो आप उसको अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। ये बातें मैंने क्यों बताई? इसके बताने के पीछे रीजन ये है कि बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता रखता, वो आए दिन पूछते रहते हैं सर कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनती है, तो अब ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, अब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बिकॉज बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो अब बिजनेस कॉम्बिनेशन पे भी हमें आना होगा और इसका मीनिंग हमें समझना होगा। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, अब जरा इस पे इसकी भी चर्चा थोड़ी कर ली जाए। मीनिंग, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, साथ साथ जरूर लिख लें। मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है ये समझना भी अब जरूरी है जब ये चैप्टर हम कर ही रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन का वैसे तो सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन तब अकर करता है जब एक कंपनी एक्वायर करती है कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी का, तो इसका मतलब यह बिजनेस कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आप लिखें बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर्स when a company when a company when a company acquires control over business of other entity, business of other entity, कोई दूसरी एंटिटी है, जब उस एंटिटी के बिजनेस का कंट्रोल मेरे पास आ जाता है तो तब मैं कहूंगा कि यह बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि जब मैं किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस का कंट्रोल हासिल कर लेता हूं, यह टर्म बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिजनेस का वैसे तो सिंपल वर्ड्स में मतलब है बिजनेस मींस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैविंग फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स। कौन कौन से तीन एलिमेंट्स, उसकी चर्चा मैं अभी करता हूं। वैसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। बिजनेस मींस बिजनेस बिजनेस मींस integrated set of integrated set of activities। इंटीग्रेटेड मतलब जो आपस में मिली हुई है, कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैविंग फॉलोइंग हैविंग फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स। तो बिजनेस के लिए तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री एलिमेंट्स। और वो थ्री एलिमेंट्स क्या है? थ्री एलिमेंट्स क्या है? एक तो हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट एक एलिमेंट तो इनपुट है, एक है प्रोसेस और एक है आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिजनेस कॉम्बिनेशन तभी अप्लाई हो सकता है अगर किसी कंपनी का मैं कंट्रोल एक्वायर कर तो रहा हूं, लेकिन वो कंपनी बिजनेस की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर रही हो। अगर मैंने किसी कंपनी को टेक ओवर करा लेकिन वो कंपनी बिजनेस की परिभाषा को पूरा नहीं करती है, तो फिर यहां पर इंड एस 103 अप्लाई नहीं होगा। पहले तो यह समझना जरूरी है। अब मैंने कहा बिजनेस कहलाने के लिए क्या एक कंपनी बिजनेस है, तो हमें यह देखना पड़ता है। बिजनेस का मतलब है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैविंग थ्री इंपॉर्टेंट, जो कि मैं लिखा रहा हूं, थ्री इंपॉर्टेंट मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट। एक तो जिस किसी कंपनी को मैं टेक ओवर कर रहा हूं तो उस कंपनी में कुछ इनपुट्स होने चाहिए, और इनपुट्स का बेसिकली मतलब है रिसोर्सेज एंड एसेट्स। रिसोर्सेस रिसोर्सेस या एसेट्स, यानी कि उस कंपनी के मैं बिजनेस को ले रहा हूं तो इसका मतलब है मैं उस कंपनी के रिसोर्सेस और एसेट्स को ले रहा हूं। तो इनपुट का मतलब है रिसोर्सेज एंड एसेट्स रिक्वायर्ड टू जनरेट एसेट्स रिक्वायर्ड टू जनरेट required to generate obviously output। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं। इसका मतलब मैं आपकी कंपनी के रिसोर्सेज या एसेट, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, उनको मैं ले रहा हूं, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं मैं उनको टेक ओवर कर रहा हूं, या मैं आपकी मैन पावर को टेक ओवर कर रहा हूं। हम किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में तभी शामिल हो सकता है, या बिजनेस कॉम्बिनेशन इस पर तभी अप्लाई हो सकता है अगर ये कंपनी बिजनेस की जो डेफिनेशन है उसको पूरा करती है। यानी कि डेट कंपनी और डेट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। और बिजनेस कहलाने के लिए जरूरी है एक तो इनपुट, दूसरा मैंने कहा प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है? प्रोसेसेस प्रोसेसेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है टेक्निक्स, टेक्निकल नो हाउ that can be used on the inputs to generate output. So processes simply means techniques or know-how uh, that can be used that can be used that can be used on assets to generate output।
to generate output. To generate output. That is what we mean by processes. Correct? And last, output. Output. It means revenue by using input and processes. Input and processes. सिंपल वर्ड्स में इंड एस 103 ये कहता है कि आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, उसका कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, तो आप एक्वायरर और वो एक्वायरी कंपनी है। लेकिन इंड एस 103 तभी प्ले में आएगा अगर वो कंपनी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करती है। बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि आप उस कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं, उनकी तकनीक को टेक ओवर कर रहे हैं। एसेट्स और तकनीक को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके हम इस पोजीशन में होंगे कि हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें, तब वो बिजनेस माना जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा फिर थोड़ा सा मैंने तुम्हें बात बतानी थी कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल के बारे में वैसे तो मैं कई बार बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। कंट्रोल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब आप किसी कंपनी के बिजनेस का कंट्रोल हासिल करते हैं, जब आप किसी कंपनी के बिजनेस का कंट्रोल हासिल करते हैं, तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है और आपको पेरेंट या एक्वायरर कंपनी कहा जाता है। कंट्रोल कब कब आ सकता है ये बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो कंट्रोल जो आप हासिल कर सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक से कर सकते हैं। कैन बी एक्वायर्ड कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड बाय एक्वायरिंग मेजॉरिटी स्टेक्स। मेजॉरिटी स्टेक्स का क्या मतलब होता है? मोर देन 50% स्टेक्स। मेजॉरिटी स्टेक्स that is more than 50% स्टेक्स। कोई दूसरी कंपनी है, अगर उस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं मैं 50% से ज्यादा शेयर टेक ओवर कर लूं, तो क्वाइट ऑब्वियसली उस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा और ये कहा जाएगा कि मेरे पास मेजॉरिटी स्टेक्स हैं। एक तो कंट्रोल आप ऐसे हासिल कर सकते हैं, पर कई बार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंट्रोल सिर्फ ऐसे ही हासिल हो सकता है। ऐसा नहीं है। सपोज मैंने किसी दूसरी कंपनी के सिर्फ 30% शेयर खरीदे, उसके बावजूद भी मेरे पास कंट्रोल आ सकता है। मान लेते हैं मैंने 30% शेयर तो खरीदे, लेकिन उस कंपनी में और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि उस कंपनी में, इन्वेस्टी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करने का अधिकार मेरे पास होगा। तो कई बार कंट्रोल ऐसे भी आ सकता है। कंट्रोल कैन बी एक्वायर्ड by acquiring power to constitute, to compose or constitute बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर एंटिटी, यानी कि दूसरी कंपनी में जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट करा है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का, कॉन्स्टिट्यूट करने का अधिकार आपके पास है। और यह अधिकार आपके पास म्यूचुअल कॉन्सेंसस से आ सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इवन अगर आपके पास 50% से कम शेयर है, तब भी यह माना जाएगा कि आप जो है पेरेंट कंपनी है और कंट्रोल आपके पास है, आप ही को एक्वायरर माना जाएगा। बी, और कभी कभी ऐसे भी हमारे पास कंट्रोल आ सकता है, इससे मेरा मतलब क्या है? मान लेते हैं किसी दूसरी कंपनी के मेरे पास सिर्फ
5% शेयर्स हैं, तो मेरे पास मेजॉरिटी स्टेक्स तो नहीं है, लेकिन एक एग्रीमेंट हो गया दूसरी एंटिटी में और हमारे बीच में। एग्रीमेंट क्या होगा कि आपकी जितनी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज होंगी उनको हम डायरेक्ट करेंगे। तो अगर किसी दूसरी कंपनी की रेलिवेंट एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसपे कि रेवेन्यू जनरेशन निर्भर करता है दूसरी एंटिटी का, तो दूसरी एंटिटी की रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का अधिकार अगर हमारे पास है तो तब भी यह माना जाएगा कंट्रोल हमारे पास है। बाय एक्वायरिंग पावर by acquiring power to direct all relevant activities समझ में आ गया। अब यहां पर एक बड़ा पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक तो कंट्रोल आप ऐसे हासिल कर सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक से या एग्रीमेंट्स के थ्रू, लेकिन कंट्रोल ऐसे भी हासिल हो सकता है। ये अब मैंने कहा ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर मालूम होने चाहिए ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड Control can also be acquired by acquiring net assets. Very important. By acquiring net assets. एक तो आप कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी में कैसे हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया भाई, दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर आपने ले लिए तो वो कंपनी आपके इशारों पर चलेगी, करेक्ट। आपके पास कंट्रोल आ गया। कंट्रोल ऐसे भी आ सकता है, कंट्रोल कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी। अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी ले लूं, टेक ओवर कर लूं, तो जाहिर है कि उस कंपनी का कंट्रोल तो मेरे पास आ ही गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस केस में क्या होगा, जो दूसरी कंपनी है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो दूसरी कंपनी उसका अस्तित्व क्यों खत्म हो जाएगा, भाई आपकी कंपनी है, आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटी मैंने ले लिए। जब सारे एसेट्स और लायबिलिटी मैंने ले लिए तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आपकी कंपनी तो खत्म हो गई ना। तो नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी, इन दिस केस entity shall stop operating। जाहिर है कि अब दूसरी कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती जब आपने उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी ले लिए, यानी कि दूसरी कंपनी, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं, मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं विल सीज टू ऑपरेट, यानी कि अब उसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, ये माना जाएगा। जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में जो एक्वायरर कंपनी है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि मैंने बताया वैसे तो एक्वायरर कंपनी जो होती है, क्योंकि कंट्रोल आपके पास है तो आप ना सिर्फ एक्वायरर हैं बल्कि पेरेंट भी हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ, आपको एक एसएफएस भी बनानी पड़ती है और सीएफएस भी बनानी पड़ती है। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ एसएफएस बनानी होगी, सीएफएस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरी कंपनी तो खत्म हो चुकी है। तो also in this case acquirer company will, तो एक्वायरर कंपनी जो अकाउंट करेगी, एक्वायरर कंपनी विल अकाउंट बिजनेस कॉम्बिनेशन in its separate financial statement only। इन इट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, क्यों मैंने कहा ओनली, यहां सीएफएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट।
only. No CFS in this case will require. No CFS in this case will require. क्यों? क्योंकि सामने वाली कंपनी खत्म हो गई है. No CFS in this case shall be required. तो यहां हमें किसी CFS की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए. इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अब जाहिर है कि जो अगला पार्ट है उसका जो ताल्लुक है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन से. अब हम लम्हा ब लम्हा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए. अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. अब आप थोड़ी देर के लिए यह मान लो कि आप कोई एंटिटी है और आपने किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर्स एक्वायर करे. तो टेक्निकली आप इन्वेस्टर भी हैं, आप पेरेंट भी हैं और आप एक्वायरर भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली सामने वाली कंपनी आपकी सब्सिडियरी कंपनी है. तो जाहिर है अब आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो इंड एस 103 है वो क्या गाइडलाइंस देता है. तो इंड एस 103 सबसे पहले तो यह कहता है कि जो अकाउंटिंग के लिए हमें सबसे अहम चीज जो मालूम होनी चाहिए वो होनी चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट और फोरमोस्ट स्टेप है, क्योंकि उस दिन मुझे इंड एस 103 के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, जो कि मैंने कुछ लम्हा पहले भी बताया था. तो इंड एस 103 Ind AS 103 provides accounting guidelines. Accounting provides accounting guidelines for business combination. For business combination. अब ये बार बार वर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा तो मैं आगे से BC लिख दूंगा. बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसको कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा उसको हम डेट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे. तो उस दिन अकाउंटिंग करी जाती है इंड एस 103 के हिसाब से. डेट ऑफ एक्विजिशन DOA. एक तो ये मालूम होनी चाहिए. अब इसमें क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ती है फिर हमें यह मालूम होना चाहिए. अब जो इंड एस 103 है उसके मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स के मुताबिक हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है. जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर. अब मुझे यह तो मालूम चल गया कि मैंने इस तारीख को आप में कंट्रोल हासिल करा. अब मैंने आप में कंट्रोल हासिल करा तो लॉजिकली एक्वायरर कौन है? मैं ही हूं. और फिर भी मैंने कहा पहला स्टेप यह कहता है ए या स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर. आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर. अब आप भी बोलोगे ये अजीब सी चीज है, इस स्टेप की जरूरत क्या है? ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि एक्वायरर कौन है और एक्वायरी कौन है. मैंने अभी अभी तुम्हें कहा कि एक्वायरर कौन होता है. एक्वायरर इज द कंपनी जिसके पास कंट्रोल आता है. एक्वायरर इज द कंपनी that obtains control over the business of the acquirer. Over the business of the acquirer.
ऑफ द एक्वायरी। करेक्ट। एक तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, एक्वायरर वो कंपनी होती है जिसने कि एक्वायरी के बिजनेस पे कंट्रोल हासिल कर लिया, तो निश्चित रूप से वो एक्वायरर है। इसमें इतना बड़ा पॉइंट क्या है, फिर हमें इस स्टेप की जरूरत क्यों पड़ती है, समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि एक कंपनी है ए, और इस कंपनी ने कंपनी बी को एक्वायर करा, या कंपनी बी में कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करी है। तो लीगल एंगल से देखा जाए तो कंपनी ए एक्वायरर कंपनी, जस्ट वेट एक मिनट, लीगल एंगल से देखा जाए तो कंपनी ए जो है वो लीगल एक्वायरर मानी जाएगी। क्या हो गया भाई, ये लीगल एंगल से देखा जाए तो कंपनी ए जो है वो लीगल, ये क्या है, क्यों पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। चलो, लीगल एक्वायरर, कंपनी ए जो है वो लीगल एक्वायरर है, क्योंकि कंपनी ए ने इन्वेस्टमेंट करी है। जैसा कि मैंने कहा, मान के चल रहे हैं कि ए ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी है, और मान लेते हैं कि 70% इन्वेस्टमेंट करी है, तो मेजॉरिटी स्टेक्स हमारे पास हैं, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। लीगल एक्वायरर, लॉ की निगाहों में कंपनी ए लीगल एक्वायरर है, क्योंकि हमने 70% इन्वेस्टमेंट करी है, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। और लॉ की निगाहों में कंपनी बी विल बी कंसीडर्ड एज लीगल एक्वायरी, लीगल एक्वायरी। अब कई बच्चों को ये स्टेप बड़ा अजीब सा लगता है। ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि एक्वायरर कंपनी ए है, और फिर कंपनी बी जो है वो एक्वायरी कंपनी है, फिर भी इस स्टेप की जरूरत क्यों है? पॉइंट तो यहां पर ये समझ में नहीं आता है बच्चों के और कई लोगों के। उसका कारण क्या है? आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर का मतलब होता है वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्वायरर फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। पहले तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, identifying the acquirer, identifying the acquirer basically means, इसका बेसिकली मतलब क्या है? बेसिकली मीन्स आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग identifying the accounting acquirer. Actually there is a slight difference between legal acquirer and accounting acquirer, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट लिखा है, accounting acquirer। तो आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, देखो जब मैं किसी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लीगल तरीके से तो मैं ही एक्वायरर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी मैं एक्वायरर माना जाऊंगा। पहले तो नंबर एक, अकाउंटिंग एक्वायरर लीगल एक्वायरर से अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने 70% इन्वेस्टमेंट कंपनी बी में करी, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक्वायरर कंपनी बी को माना जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो उसको बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। तुमने देखा मैंने उसका एक सेक्शन अलग रखा हुआ है जिसमें कि हम जिसमें कि हम कई क्वेश्चंस रिवर्स एक्विजिशन के करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर बेसिकली मींस आइडेंटिफाइंग द अकाउंटिंग एक्वायरर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक्वायरर ना हो। हालांकि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, 99.99% लीगल एक्वायरर ही अकाउंटिंग एक्वायरर होगा, 99.99%। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लीगल एक्वायरर है वो अकाउंटिंग एक्वायरर ना हो। करेक्ट। ये जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया इसको तुम थोड़ा सा लिख ही लो ताकि कंफ्यूजन किसी तरह की ना आए। ऑल्दो
although most of the time, although most of the time, most of the time, legal acquirer shall also be the accounting acquirer, shall also be the accounting acquirer, accounting acquirer, accounting acquirer. Yet, जैसा कि मैं बता रहा था, yet sometimes, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है, समटाइम ऐसा हो सकता है कि अकाउंटिंग एक्वायरर जो है वो अलग हो, या लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर ना हो. समटाइम्स, yet sometimes it may happen that legal acquirer may not be the accounting acquirer. तो ऐसा हो सकता है. ऐसा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. अभी मान लो इसी क्वेश्चन में ए ने 70% इन्वेस्टमेंट करी कंपनी बी में, लेकिन दोनों में एक एग्रीमेंट हो गया कि सारी रेलिवेंट एक्टिविटीज का जो कंट्रोल होगा वो बी के पास ही होगा, तो बी विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एक्वायरर. सो सच ए सिनेरियो इज नोन एज सच ए सिचुएशन, यानी कि जब लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर नहीं होता, तो सच ए सिचुएशन इज नोन एज रिवर्स एक्विजिशन. तो इसको हम रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं, रिवर्स एक्विजिशन. इसलिए एनडीएस 103 ने यह कहा है कि आपको यह पहचान करनी होगी कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है. आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर का बेसिकली मतलब है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए किसको एक्वायरर माना जाए. हालांकि मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इसका यूज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में होगा. लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम्हें लीगल एक्वायरर ही अकाउंटिंग एक्वायरर नजर आएगा, इसलिए तुम्हें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगला स्टेप है डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ. ये स्टेप नंबर कौन सा था, मैं ही भूल गया. चलो जो भी स्टेप था, सी, डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन. अब मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन पता करनी है क्योंकि उस दिन ही अकाउंटिंग होगी, करेक्ट. तो डेट ऑफ एक्विजिशन का वैसे तो मतलब है जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा एक्वायरी कंपनी का. तो डिटरमाइनिंग, और इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. मैंने उसका एक अलग ही सेक्शन मैंने कहा बना करके रखा हुआ है. डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन सिंपली मीन्स डेट ऑन विच एक्वायरर acquires control over acquiring company, over business of acquiring company, business of acquiring company. अब इसमें एक छोटा सा अपवाद है. सपोज मैंने किसी कंपनी में आज 70% इन्वेस्टमेंट करी आज के दिन, तो लॉजिकली आज के दिन को ही डेट ऑफ एक्विजिशन मानना चाहिए. लेकिन कभी कभी रेयर केस में क्या होता है, रेयर केस में
कुछ जगह हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी तो जिस दिन अप्रूवल मिलेगी उस तारीख को डेट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ये पॉइंट भी आप लिख लें। बट इफ डेट ऑफ अप्रूवल बट इफ approval is required, government approval, if any approval is required, but if any approval is required from government then date of approval shall be considered date of acquisition shall be considered date of acquisition। तो फिर मैं इसको date of acquisition मानूंगा। Is it clear to you or not? नेक्स्ट स्टेप, अब एक बार मुझे पता लग गया कि भाई मैंने इस तारीख पे कंट्रोल एक्वायर करा, मैं आपके 70% शेयर खरीदने जा रहा हूं या आपके 70% शेयर खरीदूंगा या खरीद रहा हूं, तो मैं आज फ्री में तो शेयर खरीदूंगा नहीं, मुझे आपकी कंपनी को कुछ पैसा देना पड़ेगा। 99% जो पैसा दिया जाता है वो कैश में दिया जाता है या फिर हम अपनी कंपनी के शेयर्स भी आपको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वैसे ही इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैलकुलेशन और परचेज कंसिडरेशन पे आ सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली आपको परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। डिटर्मिनेशन of purchase consideration, determination of purchase consideration, determination of purchase consideration, ये आपका अगला स्टेप है। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पीसी। मैंने कहा लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्टली हमें ये दिया रहेगा, करेक्ट, लेकिन फिर भी हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी मैंने अलग सेक्शन रखा हुआ है। जनरली अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जनरली अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन शेल बी अवेलेबल। तो ये मोस्टली अवेलेबल होता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। शेल बी अवेलेबल, करेक्ट। हाउएवर कॉमा इट कैन बी कंप्यूटेड। अब इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं कैसे? इट कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने के लिए मैं ये देखूंगा मैंने सामने वाले कंपनी को कितना कैश दिया है, या मैंने जो एसेट्स दिए हैं उनकी फेयर वैल्यू कितनी है। एफवी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ऑफ एनी एसेट गिवन। अगर मैंने कुछ एसेट दिया है तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, या फिर फेयर वैल्यू मैंने कोई इक्विटी, शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स दिए हैं तो उनकी फेयर वैल्यू देखी जाएगी। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी या डिवेंचर्स। इतना ज्यादा लिख दिया है कि पेन भी कह रहा है भाई इतना ज्यादा मत लिखो, जस्ट वेट। फेयर वैल्यू इक्विटी एंड डिवेंचर्स, करेक्ट। या फिर फेयर वैल्यू तो नहीं लिखना चाहिए, अब की बार लिखना प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। प्रेजेंट वैल्यू, पीवी लिखा है मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन।
अब ये डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है, इस पर बेस्ड मैंने कहा मैंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डेफर्ड कंसिडरेशन से रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी को टेक ओवर करा और मैंने कहा आज के दिन तो मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं आपको 20 लाख रुपए और दूंगा अगर आने वाले 2 सालों में आपकी कंपनी मुझे इतना प्रॉफिट और कमा के देगी, यानी कि डेफर्ड कंसिडरेशन जो मैंने आपको बाद में देना है। करेक्ट। और फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी लिख लो। तो इन सब का टोटल मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से हम कंसिडरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको दिया होगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। अब मैंने इस तारीख को कंट्रोल हासिल करा। नंबर 1, इतना परचेज कंसिडरेशन है, ये मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहता है कि मैंने शेयर्स खरीदने के लिए आपको कितना पैसा दिया, यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट करी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, अब मुझे अकाउंटिंग करनी है, मैंने आपकी कंपनी का कंट्रोल हासिल कर लिया है, ठीक है। तो पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय द एक्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आइडेंटिफाइंग द नेट एसेट्स। मैं ये देखूंगा मैंने आपके कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटी लिए हैं। आइडेंटिफाइंग द नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय एक्वायरर, टेकन ओवर ऑफ एक्वायरी बाय एक्वायरर लिखो। ऑफ एक्वायरी, एक्वायरी कंपनी मतलब जिसका कंट्रोल तुमने हासिल करा है। ऑफ एक्वायरी बाय एक्वायरर। तो एक्वायरर ने कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटी लिए, पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या मेन पॉइंट है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, all assets and liabilities of the acquiring company, of the acquiring company, of the acquiring company shall be taken over, shall be taken over at fair value। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो एक्वायरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी आप टेक ओवर करोगे वो फेयर वैल्यू पे करोगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कुछ स्पेशल पॉइंट है कह सकते हो। अब जैसे सब्सिडियरी कंपनी के कुछ एसेट्स हैं नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, आगे तुम इंडियस 105 पढ़ोगे जिसमें तुम नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी कि किसी कंपनी ने कोई नॉन करंट नेचर का एसेट है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसको सेल के पर्पज के लिए रखा हुआ है, तो उसको बैलेंस शीट में सेपरेट लाइन आइटम के रूप में दिखाया जाता है। तो अगर एक्वायरी कंपनी का कोई नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसको भी तुम लोगे, लेकिन उसको जो लिया जाता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिया जाता है, क्योंकि इंड एस 105 ऐसा कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल, ये पूरा एक ही वर्ड है यहां से लेके यहां तक, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ऑफ एक्वायरी कंपनी, यानी कि एक्वायरी कंपनी का अगर ऐसा कोई एसेट है
of acquiring company shall be taken over, उसको भी आप लेंगे shall be taken over, shall be taken over, लेकिन उसको जो लिया जाएगा shall be taken over at, shall be taken over at fair value less cost to sale, क्योंकि इंड एस 105 कहता है कि जो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल होते हैं उनको इस पर मेजर किया जाना चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लिख लो अगर सेल नहीं लिखना चाहते तो, यानी कि जो ये एसेट है मैंने डिस्पोजल के लिए रखे हुए तो इनको बेचने का कुछ खर्चा होगा, तो जो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है उस पर मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा। कहने का मतलब बेसिकली ये है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यानी कि जब हम एक्वायरी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी लेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो इसके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। पॉइंट ये है। इसी तरीके से अगर एक्वायरी कंपनी के कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, एक्वायरी कंपनी के कुछ इंटेंजिबल एसेट हैं और वो रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया को मीट करते हैं इंड एस 38 के हिसाब से, लेकिन एक्वायरी कंपनी ने उनको रिकॉर्ड करके नहीं रखा हुआ है, मान लेते किसी कारण से उन्हें रिकॉर्ड करके नहीं रखा हुआ है, तो फिर भी हम फिर भी उनको टेक ओवर करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets that that meet recognition, that meet recognition, sorry, criteria as per Ind AS 38, as per Ind AS 38, but not recorded by acquiring company, but not recorded by acquiring company, not recorded by acquiring company, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। shall be, shall also be taken over, shall also be taken over by acquirer company, by acquirer company, and shall be recognized, shall be recognized at, shall be recognized at fair value on the date of acquisition, on the date of acquisition, तो फेयर वैल्यू पे आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा अब जैसे इसका कोई एग्जाम्पल, क्योंकि होता क्या है, जैसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, तो हो सकता है एक्वायरी कंपनी ने इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज ना करके रखा हो, इसलिए कि शायद वो इंड एस को फॉलो ना कर रही हो। इंटरनली जनरेटेड इंटरनली जनरेटेड कस्टमर रिलेशनशिप लिख लो। पहले तो गुडविल मैंने बोला था, जनरेटेड गुडविल, पेटेंट्स, customer relationship,
एटसेट्रा। उसके अलावा कितने पॉइंट हो गए? उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, अगर उस कंपनी की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है तो लॉजिकली मैं उसको टेक ओवर नहीं करूंगा। लेकिन इंड एस 103 कहता है कि अगर सामने वाली कंपनी की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, एक्वायरी कंपनी की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, तो तुम उसको टेक ओवर करोगे, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो, तुमने उसको टेक ओवर करना है, रिकग्नाइज करना है, और रिकग्नाइज करोगे फेयर वैल्यू पे। कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी of acquiry, contingent liability of acquiry shall also be taken over, उसको भी हम लेंगे, shall also be taken over and recognize, और हम रिकग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू पे, and recognize at fair value on the date of acquisition, on the date of acquisition, on the date of acquisition, फेयर वैल्यू पे हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। उसके अलावा इन पर बेस्ड भी मैंने कहा, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इन सब पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी मैंने आगे बनाए हुए हैं, करेक्ट। कंटिजेंट लायबिलिटी के अलावा इंडिम्निफिकेशन एसेट, इंडिम्निफिकेशन एसेट, इंडिम्निफिकेशन एसेट नाम से ही पता लग रहा है क्या है इंडिम्निफिकेशन एसेट। इंडिम्निफिकेशन एसेट, मान लो, वैसे इंडिम्निफिकेशन का मतलब होता है किसी को कंपनसेट करना, तो इंडिम्निफिकेशन एसेट प्रॉमिस्ड बाय एक्वायरी कंपनी, इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं। बाय एक्वायरी कंपनी, बाय एक्वायरी कंपनी shall also be taken over, shall also be taken over, shall also be taken over, correct, shall also be taken over. However, such asset, cannot be recognized at a value in excess of कंटिजेंट लायबिलिटी। यहां सीएल जो है कंटिजेंट लायबिलिटी है, तुम पूरा लिख लेना। इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने ये पॉइंट तुम्हें बताया, इसका मतलब समझाने के लिए, सपोज ये कंपनी ए है, इस कंपनी ने कंपनी बी जो कि एक्वायरी कंपनी है, लेट अस से एक्वायरी कंपनी की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, करेक्ट, मान लेते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी 10 लाख की है। देखो ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाई गई है। कंटिजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है कि रिपोर्टिंग डेट को आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स डिपेंड करती है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर। अभी हम श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए हमने इसको कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में बेसिकली फुटनोट में दिखाया होगा बी लिमिटेड ने। लेकिन इंड एस 103 कहता है कि अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर करेगी
तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमें लेना ही पड़ेगा, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो। ना सिर्फ लेना पड़ेगा बल्कि हमें इसको लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देखो, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी बेसिकली रिकॉग्नाइज तब कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो। करेक्ट, इंड एस 37 तो यही कहता है ना। लेकिन यहां पर एक तुम्हें ध्यान ये रखना पड़ेगा, इंड एस 103 ये कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी टेक ओवर करी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स और नॉट। अब मैंने इस लायबिलिटी को ले लिया 10 लाख पर, करेक्ट, और मैंने रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो कई बार दो कंपनी के बीच में इस तरीके का एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम तुम्हारी कंटिंजेंट लायबिलिटी तो हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन ये तो सरासर इनजस्टिस है, हमें तुम्हारी कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कंपनी हमें एक प्रॉमिस कर सकती है। बी लिमिटेड ने हमें एक प्रॉमिस कर दिया। क्या प्रॉमिस कर दिया कि भाई अगर आपको इस लायबिलिटी को कुछ पैसा देना पड़ गया तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे या 4 लाख देंगे या 10 लाख देंगे। तो जो इन्होंने प्रॉमिस करा है हमें देने का वो इंडिम्निफिकेशन एसेट है, क्योंकि वो एक तरीके से हमें कंपनसेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिम्निफिकेशन एसेट को लिया जाए या ना लिया जाए। लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इंडिम्निफिकेशन एसेट को कभी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी के अमाउंट से ज्यादा पर नहीं दिखाया जा सकता। सपोज इसी क्वेश्चन में 10 के बजाय अगर बी लिमिटेड प्रॉमिस कर दे हम तुम्हें 15 लाख देंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक दिखा सकता हूं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है, हमने बहुत लिखा और वो लिखना कई बार जरूरी होता है। अगर ये नहीं लिख तुमने देखा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए आज के काम के आइटम नहीं है, पूरा चैप्टर तुम्हारे को इतना इजी इसमें बाद में पड़ेगा कि तुम भी क्या याद रखोगे। तो के लिमिटेड नाम की कंपनी, सॉरी के लिमिटेड नाम की कंपनी, के पॉइंट यह है वो उसका ताल्लुक री एक्वायर्ड राइट से है, जैसे लाइसेंस है, जैसे फ्रेंचाइजी राइट्स है। करेक्ट। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने किसी दूसरी कंपनी को अपना फ्रेंचाइजी बना दिया, तो इसका मतलब मैंने फ्रेंचाइजी राइट उसको दिया हुआ है, और बाद में मैं उसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं। तो इस दो चीज हो रही है, एक तो वो कंपनी अब मेरी हो गई या उस कंट्री या उस कंपनी का जो है कंट्रोल मेरे पास आ गया, और जो मेरा राइट मैंने पहले ट्रांसफर करा था वो री एक्वायर हो गया। इजंट इट और नॉट? तो री एक्वायर्ड राइट्स, जस्ट वेट, reacquired rights like licenses, franchise rights, etc. appearing in the books of acquiring, in the books of acquiring company, in the books of acquiring company, comma, shall also be taken over, तो उसको भी हम टेक ओवर करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन को जो भी फेयर वैल्यू होगी उस वैल्यू पर हम उसको टेक ओवर करेंगे। करेक्ट। तो इस तरह हम सारे एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर करेंगे। एसेट और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने के बाद, यानी कि सबसे पहले तो मेन चीज है डेट ऑफ कंट्रोल। डेट ऑफ कंट्रोल के बाद अगला जो मेन पॉइंट होता है वो होता है ये देखना कि भाई अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होगी, कौन से एक्वायरर की बुक्स में होगी। करेक्ट। नंबर 2, नंबर 3 उसके बाद परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। फिर एसेट और लायबिलिटी को लेने के बारे के रूल्स तुम्हें मालूम होने चाहिए कि जो एसेट्स और लायबिलिटी हम लेंगे उनको फेयर वैल्यू पे लेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल आइटम है जिनको अलग वैल्यू पर भी लिया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया था नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, उनको हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर लेते हैं। करेक्ट। अच्छा,
इसके अलावा अब तुम्हें जो मेन चीज मालूम होनी चाहिए, ये एक नेचुरल सा फेनोमेना है कि जब मैं कोई चीज के लिए पैसा देता हूं और उसके अगेंस्ट मुझे कुछ हासिल होता है तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमें नफा नुकसान कितना हुआ। मैं मार्केट से कोई सामान लेने जाऊं, करेक्ट, सपोज अगर मैं मार्केट से वेजिटेबल लेने जाऊं और मैं 100 रुपए की वेजिटेबल खरीद के घर लेके आऊं, तो वाइफ सबसे पहले यही देखने की कोशिश करेगी ना कि ये 100 रुपए का जो सामान खरीदा है उसके अगेंस्ट वो वर्दी सामान आया भी है या नहीं आया, नफा नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। लाइकवाइज यहां पर भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में पेरेंट के पर्सपेक्टिव से हम ये देखने की कोशिश करते हैं पूरे प्रोसेस में हमें कैपिटल नेचर का नफा हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ। तो इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो अगला जो स्टेप है वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गुडविल और गेन ऑन बारगेन परचेज, गेन ऑन बारगेन परचेज, गेन ऑन बारगेन परचेज, ये अगला स्टेप है। और ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है। ये देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गुडविल कंप्यूट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तुम ये देखोगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो एक्वायरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उनके जो नेट एसेट्स हैं उनकी कितनी फेयर वैल्यू है। तो सबसे पहले तो तुम क्या लिखोगे इसके अंदर, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को इक्विटी भी कहा जाता है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, जिस दिन हमने कंट्रोल हासिल करा, उस दिन एक्वायरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे उनकी जो फेयर वैल्यू थी वो कितनी है, हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें से लेस करूंगा। क्या लेस करूंगा, लेस। इसमें से हम जो लेस करते हैं बेसिकली, देखो मैंने अगर किसी कंपनी में 80% कंट्रोल हासिल करा है, सपोज मैंने 80% शेयर एक्वायर करे किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के 80% शेयर तो हमारे पास है, हम पेरेंट हैं, लेकिन उस कंपनी के 20% शेयर जो हैं अदर शेयर होल्डर्स के पास है, जिनको तुम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर बोलते हो। पेरेंट के यानी कि जो एक्वायरी कंपनी है उसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं या तो पेरेंट के हाथ में होंगे या अदर शेयर होल्डर्स यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स के हाथ में होंगे। सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं, सब्सिडियरी कंपनी या एक्वायरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं, इसका मतलब दो पार्टीज को बिलोंग करते हैं। या तो कुछ हिस्सा पेरेंट की तरफ, अगर मैं मान के चलूं 80% कंट्रोल मेरा है तो 80% मुझे बिलोंग करेंगे, 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को बिलोंग करेंगे। तो मैं फिर क्या करूंगा, पहले तो शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर, एनसीआई, शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर इन नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए, शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स in net assets of acquiring company on the date of acquisition. On the date of acquisition के दिन, on the date of acquisition के दिन जितने भी सब्सिडियरी, मैं सब्सिडियरी कहूं तो उसका मतलब एक्वायरी कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं उसमें 20% हिस्सा इनको बिलोंग करेगा, तो इनका हिस्सा हम हटा देंगे। अब जो बच जाएगा, जो ये बच गया, वो क्या शो करेगा, बैलेंस। अब बैलेंस क्या शो करेगा, बैलेंस शो करेगा पेरेंट्स शेयर, इन नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब तुम्हें यह पता लग गया
कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमारे हिस्से में इतने नेट एसेट्स आ रहे हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? लेस कंसीडरेशन से, परचेज कंसीडरेशन से, कि हमने कितना पैसा दिया, परचेज कंसीडरेशन। तो आप परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर करेंगे। अब परचेज कंसीडरेशन से आपने कंपेयर करा, अगर, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट ज्यादा होगा, तो अगर परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट पेरेंट के शेयर से ज्यादा है, यानी कि परचेज कंसीडरेशन का मतलब जितना आपने पे करा कंट्रोल एक्वायर करने के लिए, मान लो आपने 10 लाख पे करे और आपके हिस्से के एसेट या नेट एसेट 8 लाख के आए, तो आपने ज्यादा पे करा ना, तो परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन पेरेंट शेयर। अगर तो ऐसा होगा तो इसका मतलब ये गुडविल आएगी। गुडविल का बेसिकली मतलब क्या हो गया? गुडविल का मतलब हो गया, गुडविल का मतलब है एक तरीके से कैपिटल लॉस। मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे और बदले में मेरे पास 8 लाख के एसेट आए, तो ये क्या शो कर रहा है? इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट आई एम लूजिंग आउट ऑन 2 लाख। तो याद रखें, वैसे तो कभी कभी हमें फायदा भी हो सकता है, लेकिन फायदा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही होगा, यानी कि गेन ऑन बार्गेन परचेज बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही आपको हासिल हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये जो पॉइंट मैंने अभी हल्का सा बताया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर दूं तो तुम्हारे को समझ में और अच्छी तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो गुडविल का मैंने अभी बताया, मान लेते हैं कि F1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। कौन सी कंपनी है? F1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। F1 नाम की कंपनी ने, हम मान लेते हैं F2 लिमिटेड में 80% शेयर्स एक्वायर करें, 80% शेयर एक्वायर करें, करेक्ट? F1 ने 80% शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे सिंप्लिसिटी के लिए, और मान लेते हैं कि हमने इस तारीख को एक्वायर करे, तो ये डेट ऑफ, कोई भी डेट मान लो, इस तारीख को हमने एक्वायर करा, ठीक है? दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन आपने शेयर्स तो एक्वायर करे, कुछ अमाउंट भी तो पे करा होगा। मान लेते हैं कि आपने कंसीडरेशन जो पे करा, कंसीडरेशन सिंप्लिसिटी के लिए 9 लाख रुपए का आपने कंसीडरेशन पे करा है, करेक्ट? डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम मान लेते हैं कि जो F2 लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसके जो नेट एसेट्स हैं, इसके जो नेट एसेट्स हैं, F2 लिमिटेड के नेट एसेट्स में ईयर के एंड की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूं। जो नेट एसेट्स है ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को, उनकी जो फेयर वैल्यू है सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 7 लाख रुपए की है, 7 लाख रुपए की। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इस केस में गुडविल कंप्यूट करके दिखाएं, तो आप मुझे कैसे कंप्यूट करके दिखाओगे? बड़ी 2 मिनट में आप मुझे गुडविल कंप्यूट करके दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। होता क्या है कि बच्चे 99%, अभी मैं पढ़ रहा था, दे लूज आउट ऑन मार्क्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नहीं होने से बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। कई लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन से सारी उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। सबसे पहले तो आप हमेशा क्या करें, इस तरह से लिखें, 100% ऑफ नीफा। नीफा का मतलब नेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, करेक्ट? या इसको आप इस तरह लिख ले, पहले अभी पहला क्वेश्चन में ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना चाहता, तो 100% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अभी आप पहले ऐसे लिख लें, नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी जो कि F2 है, ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को फेयर वैल्यू जो है नेट एसेट्स की 7 लाख है, पूरी 100% वैल्यू आपने लिखी। अब उसमें से आप लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे? बी, शेयर ऑफ एनसीआई, शेयर ऑफ एनसीआई। एनसीआई का क्या शेयर होगा? तुम्हारे पास
80% इंटरेस्ट है तो 20% इंटरेस्ट तो एनसीआई के पास होगा, तो 20% ऑफ 7 लाख, इसका मतलब 1,40,000 के नेट एसेट्स जो हैं वो एनसीआई को बिलोंग करते हैं। अब इसको मैं माइनस कर दूं तो ये क्या आ गया, 5,60,000। ये 5,60,000 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पेरेंट्स शेयर। पेरेंट शेयर, पेरेंट कौन है, F1 है। पेरेंट शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ F2 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने कहा इसको हम कंपेयर करेंगे कंसीडरेशन से। कंसीडरेशन का अमाउंट कितना है इस केस में, 9 लाख है। क्या कंसीडरेशन का अमाउंट ज्यादा है, सर बहुत ज्यादा है, राइट। अगर बहुत ज्यादा है तो गुडविल भी बहुत ज्यादा होगी। गुडविल कैपिटल नेचर का लॉस है, इस बात को समझने की कोशिश करो। तो इस केस में 3,40,000 गुडविल आ गई। तो इस तरीके से हमें बढ़ना है। तो ये हमने ओवरव्यू लिया, करेक्ट। तकरीबन हमने अब तकरीबन क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं, नियरली 60 से 70 क्वेश्चंस, मोस्टली जब इन क्लास ही करते हैं। तो ठीक है, फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।